हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रश्मि। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो AWES का एग्जाम अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है, तो उसका जो भी सोल्यूशन है उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि आपको पता ही है कि इसका पेपर जो है वो मिलता नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल सके हैं वो सारे हम यहाँ पे लेके आके डिस्कस किए हुए हैं, और ऑप्शंस तो याद रखना मुश्किल ही है, ठीक है। तो जितने पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो AWES का एग्जाम होता है केमिस्ट्री का या PGT का, जो भी एग्जाम्स होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, ठीक। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। ये जो पार्ट ए होता है ये जनरल पेपर होता है, ठीक है, और जो पार्ट बी होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री से एग्जाम हुआ होगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 90 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, और दोनों में क्या होता है 50% मार्क्स लाने होते हैं। अगर दोनों में 50% मार्क्स है तभी आप ये PGT एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया गया था कि ये जो है विच वन इज सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड कौन होता है? इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे। कुछ ऑप्शंस थे जैसे कि लिथियम आयन था, सोडियम आयन था, सिल्वर आयन था। तो अगर पूछा जाए सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तभी बता पाएंगे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो था वो था सिल्वर आयन। जितने भी लार्ज मेटल होते हैं ना, ये जो लार्ज मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर लो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे के सारे सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, और ये तो स्मॉल मेटल्स है, ओके। तो सिल्वर आयन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस थे लाइक D9, D8, D4, D6। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है ये क्वेश्चन कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें पाए जाते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, एक तो सिमेट्रिकली और एक अनसिमेट्रिकली बनते हैं। तो जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होते हैं उसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पाया जाता है, पर जो अनसिमेट्रिकल अरेंज होते हैं वो उसमें जॉन टेलर इफेक्ट पाया जाता है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? ऑक्टाहेड्रल में इजी और T2Z में टूटते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरे हुए हैं तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पाया जाएगा, और अगर अनसिमेट्रिकली भरे हुए हैं तो उसमें जॉन टेलर इफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहां पे जाके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D8। D8 जो होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं T2G और EG में सिमेट्रिकली फिल होते हैं, इसलिए इसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब में पाया जाएगा, D9 हो, D4 हो, D6 हो, किसमें? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वहां पे पेयरिंग नहीं हो रही है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वहां पे पेयरिंग हो रही है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैक्वर्स। ये क्वेश्चन हमने कई एग्जामों में देखा है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे भी कई सारे ऑप्शंस थे लाइक PVC था, रेयन था, बैकेलाइट था, ठीक है, और जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन था ग्लिप्टिल था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिप्टिल। ये जो पॉलीमर होता है ग्लिप्टिल, ये पेंट और लिक्विड्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था कि अमोनिया फॉर्म्स ब्राउन कलर विथ नेस्लर्स रिएजेंट। तो वो जो ब्राउन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में थे लाइक HgI2 था, ठीक है, K2HgI4 था, और NH2 HgO HgI, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था NH2 HgO HgI, ठीक है। इसी की वजह से ब्राउन कलर या ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो आपका नेस्लर रिएजेंट ही होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबव प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बाय।
यू नो वेल कि अबव प्रिंसिपल कौन फॉलो नहीं करता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वहां पे आपको दो ऐसे एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स, क्रोमियम और कॉपर। ये दोनों में जो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का होता है 24, कॉपर का होता है 29। अगर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आता है ऑर्गन 4s2 और 3d9। तो ये 3d9 होने की वजह से अनस्टेबल होता है, काफी अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है ऑर्गन 4s1 एंड 3d10 हो जाता है। ये रियल हो जाता है। तो ये क्रोमियम हो गया और ये कॉपर हो गया, दोनों इसी तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम है ना, ये हमने कॉपर का बताया है। ठीक है, क्रोमियम का यहाँ पे हो जाता है जो रियल आएगा ऑर्गन 4s1 3d5। ये रियल आएगा किसका? क्रोमियम का आएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिए, क्रोमियम का आएगा। अगर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते तो वो आता ऑर्गन 4s2 3d4। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है इसलिए रॉन्ग हो जाता है और ये करेक्ट हो जाता है। तो ये जो कॉपर और क्रोमियम होते हैं ये दोनों अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है? तो कई सारे ऑप्शंस थे, तो ये मेनली जिंक का, निकल का और कॉपर का एलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 7th 2-bromo-3-methyl butane undergoes SN1 reaction with aqueous KOH. The product is, as you know, SN1 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। SN1 में क्या होता है? अल्कोहल बनता है और SN2 में क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड क्या था, 2-methyl butane। तो हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। 2 पे क्या था? ब्रोमो और 3 पे क्या था? मिथिल। तो जब यहाँ पे SN1 कराएंगे ना, SN1 रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा, यानी कि Br की जगह हमें क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है। ठीक, और ये CH3 हो जाएगा, ये H बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3-methyl ब्यूटेन, 3-methyl butane टू ऑल। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन में था। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शंस रहे हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे फिर कि कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे और उन ऑप्शंस में से कौन सा जो होगा आपका ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 5.92 bm के, बोहर मैग्नेटॉन के। तो वहां पे भी जो आयंस थे वो Fe2 था और भी था Mn2+ था, आई थिंक Cu2+ था। जो भी मिले ऑप्शंस उसमें से करेक्ट ऑप्शन था Mn2+। Mn2+ का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते तो वो कितना था? 5.92 bm। आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+2 bm। ये n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स KMnO4 कलरलेस। तो कई सारी गैसेस थी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है था, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड था। ठीक है, ऑप्शंस याद रखने मुश्किल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस होती है वो KMnO4 को क्या करती है? कलरलेस बना देती है। ओके, नेक्स्ट था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 का होल 4 2+। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलत करके आया होगा, लगा के आया होगा sp3, पर ये एक्सेप्शनल होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2। ठीक है, क्या होता है? DsP2। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आप इजीली बता सकते हैं, ये हमने सारे अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे निकालेंगे। भले ही मैं MCQs लगवाती हूँ पर कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर तो बता ही देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर है, तो उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और हाइब्रिडाइजेशन से फिर हम स्ट्रक्चर आसानी से बता लेंगे।
तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो ये टोटल 4 बॉन्ड पेयर है। अब ये देख लेते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकलेगा, लोन पेयर निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है यानी Xe, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो Xe के वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना इसने यूज किया, 2 ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, 2 ये भी ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो F के साथ, एक ये F मान लो और एक ये F मान लो। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिर्फ 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। तो लोन पेयर इसके पास कितने हो गए, 1। तो टोटल कितना आएगा, 4 + 1 5। 5 किसके लिए होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए होता है, ये sp3d के लिए होता है। तो आप स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो आएगा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर सीसॉ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ICl4-। ICl4- का भी स्ट्रक्चर ऐसे निकाल लेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। लोन पेयर कितने, आयोडीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। कितने यूज हो गए, 4। मान लो 2 ये और ये दोनों यूज हो गया, ठीक। और एक इस पे क्या आया है, माइनस चार्ज है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर की बात करें तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3d2। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के लिए, तो ये आता है स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज न्यूट्रल। कई सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे भी 2, जैसे कि एक अमोनियम कार्बोनेट था, ठीक है, अमोनियम एसीटेट था, अमोनियम नाइट्रेट था। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है, वो हो जाता है आपका अमोनियम एसीटेट, जो कि न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट था, द मैच बॉक्स इज। मैच बॉक्स का जो स्ट्रक्चर था वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक भी था ऑप्शन में, पर जो मैच बॉक्स होता है उसका स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक होता है। नेक्स्ट था, CFSE वैल्यू ऑफ हाई स्पिन Fe2+। Fe2+ का निकालने को बोला गया था हाई स्पिन में। CFSE वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस थे 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 प्लस ये पेयर मतलब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, ठीक है, 1.2 डेल्टा नॉट। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 0.6 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट था, फ्लाइंग बर्ड पजेस। फ्लाइंग बर्ड पजेस ऑप्शंस में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, दोनों होते हैं कि कोई भी नहीं होता है। तो जो फ्लाइंग बर्ड होती है उसके पास ये दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। जब वो बैठी हुई है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, जब मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बोथ। 17 क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा हुआ है अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है NH4 होल ट्वाइस Cr, ये होता है Cr2O7। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रोजन गैस, उसके साथ ही Cr2O3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका Cr2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, द टायर ऑफ बाइसिकल गेट वर्न आउट ड्यू टू। तो ऑप्शंस में थे फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से, फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। अब ये एनर्जी था या फोर्स था, समथिंग था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता फ्रिक्शनल एनर्जी या फोर्स की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉइंट ग्रुप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज। पॉइंट ग्रुप पूछा है, तो इसका पॉइंट ग्रुप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसको हम TD से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव टॉलन एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। तो उसमें जो भी ऑप्शंस थे उसमें से था करेक्ट ऑप्शन आपका इथेनल, ठीक है, क्या था, इथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन हैज जीरो वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑप्शंस थे उसमें 4s,
3p 4d 4f। ठीक है, तो आपको पता है ये जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल, यहाँ पे जो भी n की वैल्यू दी हुई हो, s का जो वैल्यू होता है l 0 होता है। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं 0 होता है। ओके, l बराबर जो होता है वो s के लिए 0 होता है, 1 होता है किसके लिए, p के लिए, और 2 होता है d के लिए, और जो 3 होता है वो होता है f के लिए। तो ये 0 होता है किसके लिए, s के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, पहला 4s। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने कई सारे एग्जामों में देखा हुआ है, पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं, एक जिंक जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये नाइट्रिक एसिड कैसा हो, डाइल्यूट हो और क्या हो, कोल्ड हो, तब जो जिंक इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है वो होता है NO। ठीक है, और साथ में जिंक नाइट्रेट, और फिर साथ में बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाता है कोल्ड के साथ। अगर इसको हम हॉट के साथ लेंगे, जिंक को अगर हम हॉट नाइट्रिक के साथ लेंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो और हॉट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो बनती है NO2। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि गैस कौन सी बनती है। तो अगर डाइल्यूट और कोल्ड होगा तो NO बनेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो जाता है तो यहाँ पे NO गैस बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन हैज हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम था, मैग्नीज था, बोरॉन था, और आई डोंट नो और कौन से थे। ठीक है, जितना भी था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता बोरॉन। इन सब में से बोरॉन की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच रिएक्शन इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू हाइड्रोक्सी बेंजोल डिहाइड। फिनॉल को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। फिनॉल क्या होता है, यही होता है ना, ये होता है फिनॉल। इसको कहा गया है कि किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल डिहाइड में, बेंजोल डिहाइड यानी CH और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे रेमर टीमन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वहां पे आपका क्या था, रेमन टीमन रिएक्शन के थ्रू ये जो फिनॉल होता है वो बेंजोल डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दिया होता है तो शायद आप निकाल लेते, पर ये पता ही नहीं होगा पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है कहाँ गया, H2SO5। ये होता है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है जिसके साथ OH जुड़ा होता है और एक OH इधर होता है। तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, +6। नेक्स्ट था विच वन हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल। ऑप्शंस थे OF2, H2O, Cl2O और Br2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है OF2। इसका बॉन्ड एंगल कम होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 103.1 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, सबसे कम, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट था सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज यूज्ड इन मेकिंग। सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट का यूज किया जाता है सेलफोन पेपर बनाने में। क्या बनाने में, सेलफोन पेपर। वहां पे और भी कई सारे ऑप्शंस थे, डाई बनाने में होता है कि रेयन बनाने में होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेलफोन पेपर बनाने में सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटीन टेस्ट इज डन बाय विच मेथड। ये बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा। बायूरेट टेस्ट से क्या किया जाता है, बायूरेट टेस्ट से प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। विच वन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप MCQs लगाएंगे तो आपको आसानी से याद रहता। ठीक है, मैं भी MCQs लगाने पे ही जोर देती हूँ, थ्योरी तो आपने हर जगह पढ़ा हुआ है। ओके,
तो कोई भी एग्जाम आए तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की। ऑप्शंस में क्या क्या थे? एग एल्ब्यूमिन, गम अरेबिक, ठीक है, स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है। तो जो सबसे कम वैल्यू होती है गोल्ड नंबर की वो होती है जिलेटिन की। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। आप ग्रुप में जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे, बीई कार्बोनेट थे, BeCO3 और उसके बाद से था MgCO3, ये करेक्ट ऑप्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे, और कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद से था K2CO3, ठीक है। जब आप ग्रुप में डाउन जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो घटती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवार इज एन एलाई ऑफ। ये सारे क्वेश्चंस बस ऐसे मेमोरी बेस्ड है, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, जहां से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी है, सारे के ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं याद है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस भी जो भी मिले हैं उनको यहाँ पे लिस्टेड आउट करके उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जो इनवार होता है, पूछा है कि इनवार जो होता है वो किसका एलॉय होता है। ओके, तो ये जो इनवार होता है ये निकिल, जैसे कि हो गया निकिल हो गया, ऑप्शन में निकिल था, आयरन नहीं था, पर निकिल और आयरन का ये एलॉय होता है। ओके, गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसको TC से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर है, जो भी ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसपे गैसेस को लिक्विफाइड किया जाता है, अगर ये टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और अगर ये नीचे होता है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हुआ तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, अगर उससे बिलो है तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैसेस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस थे जैसे कि रिजिड हो गया, बोट कंफर्मेशन हो गया, चेयर कंफर्मेशन हो गया, और एक होता है ट्विस्टेड बोट कंफर्मेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या था? ट्विस्टेड बोट कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन जो होती है वो क्या होती है? कायरल होती है, ठीक है। नेक्स्ट था स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स गिवन बाय, ये थ्योरी किसने दी? तो ये जो एक थी स्ट्रेन थ्योरी और एक थी स्ट्रेनलेस थ्योरी। तो जो स्ट्रेनलेस थ्योरी है वो दिया था सैशे एंड मोहर ने, ठीक है। तो ऑप्शन में ये करेक्ट ऑप्शन था। अगर ये लेस नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेन थ्योरी होता, तो ये थ्योरी दिया हुआ है बेयर ने। आप इन दोनों को याद रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी, द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड EAN ऑफ FeCO5। FeCO5 का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और EAN पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Fe का क्या हो जाएगा? मान लिया X, CO क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो +5 इंटू 0 करेंगे तो ऑक्सीडेशन हमारा X की वैल्यू कितनी आएगी? 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना है? 0। ओके, नेक्स्ट है तो यहाँ पे जो FeCO5 होगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और EAN नंबर बताना है। तो निकल जाएगा। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसका X मान लेंगे, प्लस कितने CO के मॉलिक्यूल्स है? 5। और CO कैसा मॉलिक्यूल है? इस पे चार्ज कितने होते हैं? इस पे चार्ज 0 होता है क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो चार्ज 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यानी X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकल के कितना आया? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है यहाँ पे? 5।
वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। डेंसिटी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो CO जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, इसलिए 1 करेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 5 करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 5। अब EAN निकाल लेते हैं। EAN निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया यहाँ पे? 0, और 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे? 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होगा 5, ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा 0 और EAN नंबर दिया होगा 36। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें आपको बताना है व्हाट हैपेंस टू द pH व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज्ड 100 टाइम्स। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट से क्या हो जाएगा आपका? pH डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट था द ग्राउंड टर्म सिंबल ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन का ग्राउंड टर्म सिंबल जो होता है वो होता है 2D5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 रिएक्शन इज 35% कंप्लीट इन 32 मिनट, 50% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीट इन। तो कई सारे ऑप्शन थे, उसमें करेक्ट ऑप्शन था, आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 16 मिनट जो है उसका करेक्ट ऑप्शन था। ओके, ये एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। टूथ इनेमल कंसिस्ट ऑफ, ये कैल्शियम फॉस्फेट का कंपाउंड होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक कंपाउंड होता है जो टूथ इनेमल में होता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ होता है Ca10PO4 6। ओके, तो किसी टाइप का होता है 2OH। कैल्शियम फॉस्फेट मेनली इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ सिलिकेट फॉर्म्ड बाय SiO4 4-। तो जो सिलिकेट SiO4 4- बनाते हैं ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, कौन सा? टेट्राहेड्रल टाइप का बनाते हैं। कुछ सिलिकेट होते हैं जहाँ पे ये 2- होता है, कुछ शीट सिलिकेट बनाते हैं, कुछ जो होता है चेन सिलिकेट बनाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहता? SiO4- जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल टाइप का सिलिकेट बनाता है। ठीक है, एयर कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे 4:1 आता है। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस कुछ जो कि AWS एग्जाम PGT केमिस्ट्री में पूछे गए थे। पेपर बहुत टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट जरूर था, बहुत इजी भी नहीं था। ओके, तैयारी करने वालों के लिए सही था, निकालना आसान था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके नेक्स्ट वीडियोस में अब हम लोग जो है UP PGT केमिस्ट्री का जो एग्जाम है हम लोग उस पर कंप्लीटली फोकस करेंगे। ओके, अब जो भी वीडियोस आएंगे वो सब इसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अभी इसका एग्जाम जो है, इसका जो वैकेंसी है वो पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, पर दिसंबर में 15-20 दिनों के बाद से ये वैकेंसी फिर आएगी। तो बेहतर है कि वैकेंसी तो आनी ही है, प्रिपरेशन अभी से करनी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियोज आएगी वो UP PGT से रिलेटेड ही स्ट्रेटेजी होगी हमारी। ठीक है, उसी से रिलेटेड गाइडेंस होंगे, उसी से रिलेटेड MCQs होंगे। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारा मानना है ज्यादा से ज्यादा MCQs लगाएं। थ्योरी तो आपने शुरू से ही पढ़ी हुई है, थ्योरी आप थोड़ी सी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन MCQs ज्यादा से ज्यादा लगाएं। सारे क्वेश्चंस लगाने से ही डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे MCQs प्रिपरेशन कराऊंगी और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी होंगे वो भी मैं बताऊंगी, और MCQs से ही हम कई सारे कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो हमारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।